नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि क्या एक एप्लीकेशन लगाने मात्र से आप अपने खिलाफ दर्ज किए झूठे सिविल मुकदमे को सीधा खारिज भी करा सकते हैं। जी हां दोस्तों, कानून में कुछ ऐसे प्रावधान भी दिए हैं जिसके तहत अगर आप लोगों के ऊपर झूठा सिविल का मुकदमा दर्ज है तो आप उसको सीधा खारिज भी करा सकते हैं। और झूठा ही मुकदमा क्यों, अगर कोई जेन्युइन केस भी आपके ऊपर हुआ है और उस केस को फाइल करते समय कुछ बेसिक गलतियां हो गई हैं जो मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर करूंगा, तो केवल उन गलतियों को हाईलाइट करते हुए भी आप सामने वाली प्ले पार्टी की प्लेंट को डिसमिस करा सकते हैं। और ये जो चीज है मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट साल 2023, 2022 और कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा। साथ ही साथ डिस्प्ले पर दिखाकर एक एक प्रोविजन आपको क्लियर करूंगा ताकि वीडियो का ए टू जेड पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए, जिसके बाद आप अपने केस को लड़ने से ज्यादा उसको डिसमिस कराने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। दोस्तों, बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हर प्रोविजन और जजमेंट को बड़ी ध्यान से देखना है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिया जाए। अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हम सीपीसी के नाम से जानते हैं, इसके अंदर हमें प्रोविजन प्रोवाइड कराए गए हैं जिसके तहत एक सिविल मुकदमा डील किया जाता है। यानी कि सिविल मुकदमे के अंदर कार्रवाई कैसे होती है वो इसी सीपीसी के तहत ही बताई गई है। इसके अंदर अगर आप ऑर्डर 7, रूल 11 ऑफ सीपीसी पर ध्यान दें तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट कंसीडर किए गए हैं जिसके तहत आप कोर्ट को सीधा अपनी बात रखते हुए उस केस को डिसमिस भी करा सकते हैं। अब सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में यह पूरा प्रोविजन आपको क्लियर कर दिया जाए, यानी कि ऑर्डर 7, रूल 11, सीपीसी। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ लैंडमार्क जजमेंट आपको क्लियर करूंगा और फिर आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की जजमेंट क्लियर करूंगा। अब डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह प्रोविजन ही अगर आपने नहीं समझा तो जजमेंट भी आपको नहीं समझ में आएगी। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर 7, रूल 11, सब क्लोज ए आपको दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह कहता है कि जब एक प्लेंट फाइल की है, मतलब एक सूट कोर्ट में डाला है, उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया। अब कॉज ऑफ एक्शन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो यहां पर ए पॉइंट में मेंशन है। कॉज ऑफ एक्शन अगर आप जानना चाहें तो आपको किसी भी कोड के अंदर डिफाइन नहीं है, यानी कि इसकी कोई डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। फिर भी सरल भाषा में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप कोई लॉ के जानकार नहीं है, आप एक आम नागरिक हैं। देखिए दोस्तों, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, मान लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी को किसी ने धोखे से आगे बेच दिया, अब हमें उस सेल डीड को कैंसिल करवाना है, तो यहां पर एक लिमिटेशन टाइम आता है 3 सालों का। तो जिस दिन से हमारी प्रॉपर्टी बेची गई है उस दिन से लेकर 3 सालों के भीतर हमें उस सेल डीड को चैलेंज करना पड़ेगा। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ, यानी कि एक्शन लेने के पीछे का कारण क्या हुआ, उस प्रॉपर्टी को बेचना, और उसी तारीख से हमारा कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा। इसी प्रकार से कई बार लोगों की नॉलेज में नहीं आता कि हमारी प्रॉपर्टी धोखे से बेची गई है, तो सेक्शन 70 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेगा जो डेट ऑफ नॉलेज की बात करता है कि जिस दिन भी आपकी नॉलेज में आया है कि आपकी प्रॉपर्टी बेच दी गई है उस दिन से लेकर 3 सालों के भीतर आपको अपना सूट दाखिल करना पड़ेगा। तो जो आपका कॉज ऑफ एक्शन अप्लाई हो रहा है
ये उस दिन से हो रहा है जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी बेची गई है दोस्तों। बेसिकली सरल भाषा में समझे, जिस दिन आपका लीगल अधिकार का हनन हो रहा है उस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन माना जाएगा। यानी कि एक्शन लेने के पीछे का कारण, जिस दिन आपके किसी अधिकार का हनन हुआ जिसकी वजह से आपको यह सिविल सूट डालने का कारण बना है, इसी को दोस्तों कॉज ऑफ एक्शन कहा गया है, जिसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में क्लियर किया। अब कई बार प्लेंट और सूट में ये कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं होता, यानी कि हम जो ये केस दाखिल कर रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है ये मेंशन नहीं है कि क्या कॉज ऑफ एक्शन बना। अगर ऐसी प्लेंट भी आपके सामने आई है तो आप अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करके ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए का रेफरेंस देते हुए उस प्लेंट को सीधा डिसमिस करा सकते हैं और बिना केस लड़े ही सामने वाले पार्टी के मनोबल को चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा क्लोज ए इसके बारे में बोलता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद आता है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज बी। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, ये कहता है कि जब कोर्ट के सामने जो रिलीफ मांगा गया है वो जानबूझकर प्लेंट के अंडर वैल्यू दिखाया गया। अंडर वैल्यू मतलब मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं, कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 3 करोड़ है, अब सामने वाली पार्टी को 3 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी को अगर क्लेम करना है तो उसी हिसाब से कोर्ट फीस भी देनी पड़ेगी। अब उनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, चालाकी से उस 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू कर देते हैं, 1 करोड़ 50 लाख 1.5 करोड़ कुछ भी, तो उससे जो उनको कोर्ट फीस भरनी है वो भी कम भरनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी कोई चालाकी प्लेंट में दिखाई गई है तो आप उस पॉइंट को कंसीडर करके अपने एडवोकेट से डिस्कस करके इस पॉइंट को कोर्ट के सामने रख सकते हैं। हां, यहां पर सीधा कोर्ट डिसमिस नहीं करेगा प्लेंट को, पहले उनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपनी प्लेंट को प्रॉपर वैल्यू करके प्रॉपर कोर्ट फीस सबमिट करें। इसके बाद ही दोस्तों उनकी सुनवाई चालू होगी। अगर वो विद इन टाइम पीरियड भी ऐसा नहीं करते तो आपके पास अधिकार है, आप अपने एडवोकेट के थ्रू या डायरेक्टली भी उस प्लेंट को डिसमिस करवा सकते हैं। ये आ गया इसका बी क्लोज। अब देखिए मैं जितनी कोशिश हो सकती है उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, लीगल टर्म्स को यहां पर टच नहीं कर रहा। अब ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज 3 पर ध्यान दीजिएगा। यह कहता है दोस्तों कि जब जो कोर्ट से रिलीफ मांगा गया है वो प्रॉपरली वैल्यू दिखाकर मांगा गया है पर प्लेंट जो है इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, यानी कि दोस्तों कोर्ट के सामने तो प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी रखी गई है, प्रॉपर वैल्यू बताई गई है, पर जो प्लेंट दाखिल की है उसमें प्रॉपर स्टैम्प पेपर्स का यूज नहीं हुआ है, उसमें जो प्रॉपर स्टैम्प स्टिकर्स होते हैं वो यूज नहीं किए गए हैं। तो अगर ये चीज आपकी नॉलेज में आ गई है तो आप कोर्ट के सामने इन पॉइंट्स को रख सकते हैं और सामने वाली पार्टी की प्लेंट को डिसमिस करवा सकते हैं। देखिए कितने छोटी छोटी बारीकी की बातें हैं, फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आप बिना केस फाइट किए सामने वाली पार्टी की प्लेंट को सीधा डिसमिस करा सकें। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी की। दोस्तों देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर यह बात करता है व्हेन द सूट इज बार्ड बाय लॉ, यानी कि जब कोई जो सूट है केस है वो किसी कानून के तहत बार्ड किया गया है। बार्ड मतलब कि इस कानून के तहत उस लॉ को हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 देखते हैं तो वो कहता है कि अगर आपको किसी ने प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है तो आप अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने के लिए 6 महीनों के भीतर केस दाखिल कर सकते हैं, पर वो सेक्शन 6 गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा सकता। तो अगर सामने वाली पार्टी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेक्शन 6 का इस्तेमाल कर रही है तो वो बार्ड बाय लॉ माना गया है। तो ये रीजन दिखाते हुए उस सूट को डिसमिस करवाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अभी सभी लोगों को पता होगा लिमिटेशन एक्ट के बारे में, यानी कि वो एक्ट जो यहां पर हमें एक लिमिटेशन टाइम देता है किसी भी केस को फाइल करने के लिए। अब दोस्तों अगर हम इसी चीज की लिमिटेशन एक्ट की बात करें तो एक उदाहरण आपको दे देता हूं। मान लेते हैं प्रॉपर्टी का रियल ओनर है, उसकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो अपने कब्जे को वापस पाने के लिए 12 सालों की एक लिमिटेशन टाइम दिया है आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट में। अगर वो 12 साल कंप्लीट हो गए यानी कि लिमिटेशन टाइम खत्म हो गया तो कानून के तहत उसको बाढ़ माना जाएगा। अगर 12 साल के बाद उठकर लिमिटेशन टाइम के खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी का रियल ओनर केस दाखिल कर रहा है अपने कब्जे को रिकवर करने के लिए, तो ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी का रेफरेंस देते हुए उस सूट को सीधा डिसमिस दिखाया जा सकता है कि यह सूट बाढ़ किया गया है लॉ के तहत। अब दोस्तों
इसके बाद बात आती है ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोजी। सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें कहा गया है कि जब कभी भी कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा तो डुप्लीकेट कॉपी यानी कि 2 कॉपी कोर्ट के सामने प्रेजेंट की जाएगी। रीजन, काफी लंबे केस चलते हैं, कॉपी डैमेज होने का खतरा लगातार बना रहता है, तो डुप्लीकेट कॉपी ही हमेशा कोर्ट में सबमिट की जाती है। अगर सबमिट नहीं की गई तो कोर्ट के पास ये जेन्युइन कारण है कि वो सामने वाली पार्टी की प्लेंट को डिसमिस कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज एफ, इसके अंदर बात की गई है ऑर्डर 7 रूल 9 की। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज एफ बात करता है कि ऑर्डर 7 रूल 9 के टर्म्स को फॉलो करना जरूरी है। टर्म्स क्या कहते हैं ये भी समझिएगा कि जो हमेशा अपोजिट पार्टी है उसको समन दिए जाएंगे कोर्ट की तरफ से। कैसे दिए जाएंगे? एक प्रोसेस फी दी जाएगी। वो कैसे दी जाएगी? यहां पर जब कॉपी एक कोर्ट भेजता है, एक प्लेंटिफ अपनी तरफ से भेजता है, ये कुछ बेसिक प्रोसेस होता है, ये भी यहां पर फॉलो करना नेसेसरी है। जो आप चाहते हैं कि अगर एक सेपरेट वीडियो ले आऊं ऑर्डर 7 रूल 9 पर, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। बट बेसिक सी चीजें हैं पॉइंट ई और पॉइंट एफ के अंदर। नाउ दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोविजन मैंने आपको क्लियर कर दिया ऑर्डर 7 रूल 11 का, जहां पर आपको मेन सभी चीजें ए टू जेड मैंने आपको क्लियर करके दी। अब यहां से आपको पता लग गया होगा कि किन किन कंडीशन में सामने वाली पार्टी, आपने अगर कोई सूट दाखिल किया है, केस दाखिल किया है, तो उसको डिसमिस भी करवा सकती है। अब कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर ली जाए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पहली जजमेंट जो है आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगी। जजमेंट का नाम है दहीबैन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली, साल 2020 की जजमेंट है। S7CC366 ये इसका साइटेशन नंबर है। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट है उसके पास ये पावर दी गई है कि वो सिविल एक्शन यानी कि सिविल केस को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि अगर यहां पर कोर्ट केस के अंदर, यहां से ध्यान दीजिएगा, जो प्लेंट के अंदर अवर्मेंट्स है यानी कि आरोप लगाए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट कंजिस्टेड किए गए हैं, या फिर जो केस है क्या उसमें कोई वैलिड कोज ऑफ एक्शन है वो डिस्क्लोज नहीं है, या फिर वो लॉ के तहत बार्ड किया गया है, अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो यहां पर इट विल बी नेसेसरी यानी कि नेसेसरी होगा कि इस तरीके की शाम लिटिगेशन यानी कि जो धोखे से की गई कार्रवाई है उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि जुडिशियल टाइम वहां पर वेस्ट ना हो। यानी कि कोर्ट के पास ये पावर है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत कि वैलिड कोज ऑफ एक्शन नहीं है, बार्ड बाय लॉ है, या फिर जो मैंने आपको अलग अलग प्रोविजन बताया उसके तहत सामने वाली पार्टी जो प्लेंट दाखिल कर रही है, सूट दाखिल कर रही है, उसको डिसमिस करते हुए कोर्ट के नेसेसरी इंपॉर्टेंट टाइम को वेस्ट होने से बचाया जा सके। तो रेलिवेंट जजमेंट से आपको क्लियर भी हुआ होगा कि जो प्रोविजन मैंने आपको बताया क्या वो प्रैक्टिकल है भी या फिर नहीं दोस्तों। अब दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, मैं बहुत रेलिवेंट एग्जांपल देता हूं। प्रतिकूल कब्जा, प्रॉपर्टी बेची गई है या फिर कोई भी ऐसा रेलिवेंट जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा रिलीफ मांगना चाहते हैं जो किसी भी कानून के तहत नहीं दिया जा सकता, वो क्लेवर ड्राफ्टिंग कराते हैं, यानी कि एक अच्छे नॉलेजेबल एडवोकेट के थ्रू क्लेवर ड्राफ्टिंग दिखाते हैं ताकि उसको या तो लिमिटेशन टाइम के अंदर लाया जा सके या किसी लॉ के तहत डिपेंडेंस बनाया जा सके। तो इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जजमेंट का नाम है दोस्तों टी अरविंदन वर्सेस टी वी सत्यपाल 19774 SCC 467। यहां पर क्या कहा है कि अगर जो प्लेंट दाखिल की गई है यानी कि केस दाखिल की गई है वो फॉर्मली नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी यह पाया जाता है कि केस केवल क्लेवर ड्राफ्टिंग के चलते बनाया गया है, वहां पर धोखे से कोज ऑफ एक्शन दिखाया गया है, या वो जो प्लेंट है वो वहां पर मेरिटलेस है, वेक्टेटियस है, गलत तरीके से फाइल की गई है, लिमिटेशन टाइम से बाहर है, तो इस तरीके के सूट को पहली हियरिंग से ही खत्म कर देना चाहिए। ये चीज भी आपको रेलिवेंट समझ में आई, जो मैंने टाइटल भी लिखा है, मात्र एक एप्लीकेशन लगाकर पहले ही दिन अपने खिलाफ केस को खत्म कराएं। और ये रेलिवेंट जजमेंट भी उस चीज को आपको क्लियर कर देती है कि क्या ये चीज पॉसिबल है या फिर नहीं है। बस जजमेंट आपको बाद में सपोर्ट करती है, प्रोविजन आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की जजमेंट जो ऑर्डर 7 रूल 11 से जुड़ी है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले केस टाइटल आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल है हमारा रामी सेठी वेंकटन्ना वर्सेस एनसम जमाल साहिब। इसका सीए नंबर है, ध्यान दीजिएगा, सिविल अपील नंबर 2717 ऑफ 2023। 28 अप्रैल साल 2023 की ये जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं।
अब प्रेजेंट केस के अंदर दोस्तों क्या हुआ, साल 1953 में एक प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दिया गया। अब पार्टीशन के अंदर उस समय तो किसी ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। उसके 61 इयर्स के बाद, 61 सालों बाद उठकर आवाज उठाई जा रही है कि पार्टीशन तो गलत तरीके से हुआ है, शेयर का जो डिस्पोजिशन है वो गलत तरीके से हुआ है, शेयर गलत गलत तरीके से अलॉट किए गए हैं। अब दोस्तों यहां पर उसको क्लेवर ड्राफ्टिंग करके लिमिटेशन टाइम के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। अब यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दी है कि अगर किसी केस के अंदर वैलिड कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, सूट किसी लॉ के तहत बाहर है, यानी कि लिमिटेशन टाइम से बाहर है, कोई सूट उसको अलाउड नहीं कर रहा कानून उसको एप्लीकेबल होने से, तो वहां पर उस सूट को एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत उसको बाढ़ कराया जा सकता है। अब डिस्प्ले पर देखकर आप वर्डिंग्स देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ताकि आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर मैंने आपको यहां पर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व कर लिया कि जो प्लेंट है वो रिजेक्ट होनी चाहिए ऑर्डर 7 रूल 11 में ए और डी क्लोज के तहत। ए क्या कहता है, कॉज ऑफ एक्शन, डी कहता है अगर बाढ़ है किसी लॉ के तहत। अगर वो इल्यूजरी कॉज ऑफ एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या लिमिटेशन के तहत बाढ़ है, तो प्रेजेंट केस के अंदर भी दोस्तों यही चीज हो रही थी। 61 सालों बाद सूट दाखिल किया गया है जो लिमिटेशन टाइम से बाहर जा चुका था, तो इस तरीके की सूट की सुनवाई नहीं होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर यही चीज फाइनलाइज की दोस्तों। अब दोस्तों आज मैंने आपको वीडियो में एक एक प्रोविजन क्लियर कर दिया। अब आपके मन में भी ये उत्साहितपन उठा होगा कि क्या हमारे खिलाफ दर्ज किया केस या फिर जो हमने केस दर्ज किया है वो ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रोविजन में तो नहीं आ जाएगा। अब इस चीज को जानने के लिए आप सबसे पहले अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम तो दीपक सर से ये कंसल्टेशन लेंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर हमारे थ्रू डायरेक्टली कंसल्ट आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।